हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब पे। तो जैसा कि हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट देख रहे थे, इसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सेट नंबर देखा था 38। सेट नंबर 38 तक कंप्लीट कर लिया गया है, 1 से 38 यानी कि लगभग 3800 क्वेश्चन विथ डिटेल एनालिसिस करवा दिया गया है। वो आपके चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। तो आज जो होने वाला है वो है सेट नंबर 39। सेट नंबर 39 को देखेंगे, 100 क्वेश्चन इसमें होगा और ये सभी एक दिवसीय कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। लाइक बीपीएससी, बिहार एसआई, रेलवे और जो भी एग्ज़ाम है वनडे कॉम्पिटिटिव का, उसके लिए ये रिवीजन के तौर पे आपका सेट दिया जा रहा है, पर डे 1 सेट। तो आज जो होने वाला है सेट नंबर 39। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए हुए अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन पूछा गया है आधुनिक इतिहास से, जब ह्वेनसांग भारत की यात्रा की थी तो सिंध में किस जाति का शासन था। क्वेश्चन पूछा गया है ह्वेनसांग के बारे में। अगर बात किया जाए ह्वेनसांग का, तो ह्वेनसांग 629 ईस्वी में भारत आता है और पुनः भारत से प्रस्थान होता है 645 बीसी में। 629 ईस्वी में भारत आता है ह्वेनसांग और उस समय जो राजा होता है यहाँ का हर्षवर्धन। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आता है भारत। पूछा यह गया है कि सिंध में किस जाति का शासन था। तो ह्वेनसांग के भारत भ्रमण के समय में सिंध में शूद्र जाति का शासन था। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, शूद्र जाति का। अगर बात किया जाए ह्वेनसांग, तो ह्वेनसांग ने अपना भारत का यात्रा वृत्तांत लिखा है CU की नाम से अपना यात्रा वृत्तांत लिखा गया है ह्वेनसांग के द्वारा। CU की, यह चीनी यात्री है ह्वेनसांग और CU की पुस्तक लिखता है। हर्षवर्धन के समय में भारत की यात्रा 629 ईस्वी में आया और 42 में वापस गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा कार्य इल्तुतमिश ने नहीं किया था। बात किया गया इल्तुतमिश का, तो इल्तुतमिश को भारत में गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश को इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इल्तुतमिश के द्वारा इनमें से पूछा गया है कौन सा कार्य नहीं किया गया। तो इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया, यह बिल्कुल सही है। इल्तुतमिश ने 40 तुर्क अमीर और गुलामों के दल को संगठित किया गया था, यह भी सही है। 40 तुर्क अमीर के सरदार जिसे संगठित किया गया था, नाम दिया गया था तुर्कान ए चहलगानी। 40 सरदार का संगठन था चहलगानी। बाद में इसे बलबन के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। तुर्कान चहलगानी बनाया जाता है इल्तुतमिश के द्वारा और समाप्त कर दिया जाता है बलबन के द्वारा। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे, यह भी बिल्कुल सही है। इल्तुतमिश ने आराम शाह की याद में दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया। आराम शाह के याद में नहीं, बल्कि इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासुरुद्दीन महमूद के याद में जो उसका पुत्र था उसकी याद में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाता है। यानी कि ये ऑप्शन आराम शाह जो था वो गलत हो गया, तो ऑप्शन डी जो है सही नहीं है। नासरुद्दीन महमूद की याद में दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाता है, ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है बहलोल लोदी ने जौनपुर का सूबेदार नियुक्त किया था किसे। बात किया गया है बहलोल लोदी का। अगर बात किया जाए भारत में प्रथम अफगान वंश, तो यह था लोदी वंश। भारत में प्रथम अफगान वंश यह होता है लोदी वंश, जिसका शासनकाल भारत में होता है 1451 से 1526 के बीच। 1451 से 1526 के बीच भारत में लोदी वंश का शासन होता है और अंतिम लोदी शासक होता है इब्राहिम लोदी, जिसे पराजित होना पड़ता है पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में बाबर के द्वारा। अगर बात किया जाए बहलोल लोदी का, तो लोदी वंश का संस्थापक है बहलोल लोदी वंश का संस्थापक है और बहलोल लोदी के द्वारा जौनपुर का सूबेदार नियुक्त किया जाता है बारबक शाह को नियुक्त किया जाता है जौनपुर का सूबेदार। अगर बात किया जाए जौनपुर का, तो जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता था। जौनपुर को कहा जाता था पूर्व का सिराज। अगर बात किया जाए बहलोल लोदी का, तो लोदी वंश का संस्थापक है तथा बहलोल लोदी के द्वारा बहलोल सिक्के चलाए जाते हैं बहलोल लोदी के द्वारा। और क्वेश्चन पूछा गया था जौनपुर का सूबेदार नियुक्त किया गया था बहलोल लोदी के द्वारा किसे, तो ये हो जाएगा बारबक शाह को, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत में महतर और
पट्टिकल, महतर और पट्टिकल पद नाम किनके लिए प्रयुक्त होता था मध्यकालीन भारत में? तो यह होता था ग्राम मुखिया के लिए। ग्राम मुखिया के लिए मध्यकालीन भारत में महतर और पट्टिकल जैसे शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था? अगर बात किया जाए सरोजिनी नायडू का, तो ये भारत की स्वतंत्रता संग्रामी होती है तथा स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी होती है। सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल होती है और ये होती है यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल। के साथ साथ स्वतंत्र भारत की किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल, इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहकर संबोधित किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अगर बात किया जाए सरोजिनी नायडू का, तो ये 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं और ये 1925 के कानपुर अधिवेशन की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1925 का कांग्रेस का अधिवेशन करने वाली प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष होती है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो कांग्रेस का अध्यक्षता करती है वो हैं सरोजिनी नायडू। साथ ही साथ सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल होती है यूपी की और इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहकर संबोधित किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्न कथन पर विचार करें। सन 1770 ईस्वी में बंगाल में अकाल के समय गवर्नर जनरल थे कौटियर। बिल्कुल सही है। 1770 में बंगाल में भयानक अकाल हुआ था और उस समय गवर्नर थे कौटियर। बंगाल में अंतिम गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग्स। अंतिम गवर्नर एवं प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। बंगाल के अंतिम गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग्स और बाद में गवर्नर का नाम चेंज करके गवर्नर जनरल कर दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया, बंगाल का गवर्नर जनरल, और प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स होते हैं तथा अंतिम गवर्नर बंगाल के होते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये भी सही है। 1772 में प्रत्येक जिला में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालत की स्थापना की गई थी। तो यह भी सही है। ऑप्शन हो जाएगा डी। 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन सही है। तीनों ऑप्शन जो है सही है। 1770 में बंगाल के अकाल के समय गवर्नर थे कौटियर और बंगाल के अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स। 1772 में प्रत्येक जिला में एक फौजदारी और दीवानी अदालत की स्थापना की गई थी। ऑप्शन हो जाएगा डी। तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है, कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? खेड़ा सत्याग्रह। अगर बात किया जाए खेड़ा सत्याग्रह का, तो यह 1918 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में खेड़ा सत्याग्रह होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का बात किया जाए तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह का बात किया जाए तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। असहयोग आंदोलन का बात किया जाए तो यह प्रारंभ होता है 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। तो पूछा गया था सबसे पहले कौन घटना हुई थी, तो यह हुआ था चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण सत्याग्रह यह बिहार में चंपारण जिला में हुआ था। अगर बात किया जाए चंपारण सत्याग्रह का, तो यह चंपारण सत्याग्रह के समय ही गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के सफलता के बाद ही महात्मा की उपाधि दी गई थी। अर्थात चंपारण सत्याग्रह के द्वारा ही गांधी जी को महात्मा कहा गया। गांधी को महात्मा बनाने का कार्य किया था यह चंपारण सत्याग्रह का सफलता। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। सबसे प्रथम घटना हुई थी चंपारण सत्याग्रह 1917 में। नेक्स्ट है, गांधी जी के निजी सचिव कौन थे? तो महादेव देसाई। गांधी जी के निजी सचिव थे महादेव देसाई। ऑप्शन हो जाएगा बी, महादेव देसाई। नेक्स्ट है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकार का मिलान करें और असत्य कथन का चयन करें। बात किया जाए अगर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन का, तो 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी के नेतृत्व में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत समानांतर सरकार आंदोलन के बाद समानांतर सरकार का गठन किया जाता है, जिसमें बलिया से नेतृत्व कर रहे होते हैं चित्तू पांडे। बलिया से समानांतर सरकार स्थापित करने में सफल होते हैं चित्तू पांडे। सतारा से वाई चौहान। और अगर बात किया जाए तामलुक, यह वेस्ट बंगाल में स्थित है तामलुक से बात किया जाए तो तामलुक से होते हैं अजय कुमार मुखर्जी और सतीश चंद्रा सामंत, यानी कि नाना पाटिल नहीं थे। तामलुक से थे अजय कुमार मुखर्जी और सतीश चंद्र सामंत थे तामलुक से। ऑप्शन हो जाएगा सी, गलत उत्तर है। तामलुक से नाना पाटिल नहीं थे, बल्कि अजय कुमार मुखर्जी और सतीश चंद्र सामंत थे। ऑप्शन हो जाएगा सी।
नेक्स्ट है मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष कब बने थे। बात किया गया है मदन मोहन मालवीय का। मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना की जाती है वर्ष 1915 में। वर्ष 1915 में स्थापना करते हैं एवं अध्यक्षता भी मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना वर्ष 1915 में की जाती है एवं उसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। अगर बात किया जाए मदन मोहन मालवीय का, तो इन्हें महामाना की उपाधि दी गई थी। महामाना की उपाधि दी गई थी गांधी जी के द्वारा। वही 1916 ईस्वी में, वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की जाती है। ये मदन मोहन मालवीय एक कट्टर हिंदूवादी नेता थे। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, 1915 में हिंदू महासभा के अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट है किस नेता ने मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था। बात किया जाए अगर स्वदेशी आंदोलन का, तो वर्ष 1905 में संजीवनी पत्रिका में, पी मित्रा की पत्रिका संजीवनी में सर्वप्रथम बहिष्कार का प्रमाण देखने को मिलता है। और इसमें स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व मद्रास में कर रहे होते हैं चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम अय्यर और TS नायक। अगर बात किया जाए सैयद हैदर राजा का, तो ये मद्रास से नहीं बल्कि दिल्ली से नेतृत्व करते हैं। सैयद हैदर राजा दिल्ली से नेतृत्व करते हैं स्वदेशी आंदोलन का। अगर बात किया जाए भारत में स्वदेशी आंदोलन किनके नेतृत्व में होता है, तो वो हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कलकत्ता में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। और दिल्ली में है सैयद हैदर राजा। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, ये मद्रास से नहीं थे। ऑप्शन हो जाएगा ए, सैयद हैदर राजा दिल्ली से थे, ना कि मद्रास से। नेक्स्ट है अधोलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है। अगर बात किया जाए पूना सार्वजनिक सभा का, तो यह MG रानाडे के द्वारा वर्ष 1870 में स्थापित की गई थी। वर्ष 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना MG रानाडे ने किया था। अगर बात किया जाए MG रानाडे का, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु हैं। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु हैं MG रानाडे। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। अगर बात किया जाए लंदन इंडिया कमेटी का, तो इसके संस्थापक हैं पुरुषोत्तम मुदलियार लंदन इंडिया कमेटी के संस्थापक हैं। मद्रास महाजन सभा का बात किया जाए, तो M वीर राघवाचारी मद्रास महाजन सभा के संस्थापक हैं। इंडियन लीग का बात किया जाए, तो इंडियन लीग का सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं बल्कि शिशिर कुमार घोष, इंडियन लीग के संस्थापक हैं शिशिर कुमार घोष के द्वारा स्थापित किया जाता है इंडियन लीग वर्ष 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की थी, अर्थात डी सुमेलित नहीं है। पूना सार्वजनिक सभा MG रानाडे के द्वारा, लंदन इंडिया कमेटी पुरुषोत्तम मुदलियार के द्वारा, मद्रास महाजन सभा M वीर राघवाचारी के द्वारा एवं इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष के द्वारा वर्ष 1875 में स्थापित किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्न में कौन हिंदू पत्रकारिता का राजकुमार माना जाता है। किसे हिंदू पत्रकारिता का राजकुमार माना जाता है, तो क्रिस्टोदास पाल को हिंदू पत्रकारिता का राजकुमार माना जाता है। हिंदू पैट्रियट्स थे क्रिस्टोदास पाल। अगर बात किया जाए राजा राम मोहन राय का, तो भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार माना जाता है। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार माना जाता है राजा राम मोहन राय को। वही हिंदू पत्रकारिता का राजकुमार माना जाता है क्रिस्टोदास पाल को। अगर बात किया जाए राजा राम मोहन राय का, तो इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी तथा इनके द्वारा दो पत्रिका संवाद कौमुदी एवं मिरातुल अखबार एवं ब्रह्मोनिकल मैगजीन का प्रारंभ किया गया था। संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार एवं ब्रह्मोनिकल मैगजीन का प्रारंभ किया गया था राजा राम मोहन राय को। इन्हें भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है एवं हिंदू पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है क्रिस्टोदास पाल को। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेख किस लिपि में नहीं मिले हैं। बात किया जाए अगर अशोक का अभिलेख का, तो अशोक के अभिलेख 1750 में टी पैंथलर के द्वारा खोजा गया था एवं जेम्स प्रिंसेप ने इसे सर्वप्रथम पढ़ा था। बात किया जाए अगर अशोक का अभिलेख का, तो जेम्स प्रथम ने इसकी खोज की थी। इसमें यूनानी, ग्रीक,
अरमाइक और खरोष्टी। अगर बात किया जाए अशोक का अभिलेख का, तो यह यूनानी यानी कि ग्रीक भाषा में, ग्रीक लिपि में, अरमाइक भाषा में और खरोष्टी भाषा में मिलता है, न कि रोमन भाषा में। रोमन भाषा में देखने को नहीं मिलता है अशोक का अभिलेख। तो ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। अगर बात किया जाए अशोक का अभिलेख का, तो अशोक का नाम अशोक मिलता है 4 जगह से: मास्की, गुर्जरा, उदयगोलन और नेटूर अभिलेख। अधिकतर अभिलेख बात किया जाए तो देवनागरी लिपि में लिखे होते थे, देवनागरी लिपि में भी लिखे गए मिले हैं। नेक्स्ट है राठी किस पशु की नस्ल है। बात किया जाए अगर राठी का, तो यह एक गाय का नस्ल है। राठी, लाल सिंधी, साहिवाल, गिर, थारपारकर ये सभी गाय का प्रजाति है। अगर बात किया जाए बकरी का, तो बकरी का प्रमुख प्रजाति है जमुनापरी, अंगोरा, बीटल, ये सभी बकरी का प्रजाति है। भैंस का बात किया जाए तो मुर्रा, सुरती, जाफराबादी प्रमुख भैंस का नस्ल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 16। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इनमें से हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वही अगर बात किया जाए भंडारण में, तो भंडारण में सबसे बड़ा अधिक हो जाएगा, वो हो जाएगा झारखंड। झारखंड भंडारण में उत्पादक में हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है ग्रीन मफलर का संबंध किससे है। तो ग्रीन मफलर का संबंध है ध्वनि के प्रदूषण से। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए रोड के चारों ओर, रोड के किनारे में पेड़ लगाया जाता है, जिसे ग्रीन मफलर उसी से संबंधित है, यानी कि ध्वनि प्रदूषण से। ये पेड़ वायु के साथ साथ ध्वनियों, वाहनों के द्वारा जो प्रोड्यूस होता है ध्वनि, उसको भी एब्जॉर्ब करने का कार्य करते हैं। तो ग्रीन मफलर वही होता है, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा सी, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है। तो यह हो जाएगा मेघालय। अगर बात किया जाए मेघालय में, तो मेघालय में 27.82% की वृद्धि देखी गई थी 2011 के जनगणना के अनुसार। मेघालय में सबसे अधिक वृद्धि दर 27.82% देखी गई थी। अगर बात किया जाए भारत की जनसंख्या का वृद्धि दर 2011 के अनुसार रहा था 17.5%, 17.5% रहा था वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर 2011 के जनगणना के अनुसार 17.5%। वही अगर राज्य में सबसे अधिक वृद्धि दर वाला राज्य था, वो था मेघालय। अगर बात किया जाए सबसे कम जनसंख्या घनत्व, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व था अरुणाचल प्रदेश में। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में 17 मैन पर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है, और यह सबसे कम था, वो था अरुणाचल प्रदेश में। वही नागालैंड में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रहा। एकमात्र राज्य जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रहा, वो रहा था नागालैंड। नागालैंड में -0.5% नेगेटिव जनसंख्या वृद्धि दर रहा है, यानी कि कमा था। एकमात्र राज्य जहां की जनसंख्या कम हुई थी, वो था नागालैंड। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर था मेघालय का 27.82%। भारत का जनसंख्या दर 17.5%, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वो था अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति पर किलोमीटर। वही 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में था बिहार का जनसंख्या घनत्व के साथ। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व था, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का, और दशकीय वृद्धि दर में सबसे अधिक था मेघालय का, सबसे कम था नागालैंड का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 19। इरूला जनजाति निवास करती है कहाँ। अगर बात किया जाए इरूला जनजाति का, तो यह मुख्यतः तमिलनाडु क्षेत्र में निवास करती है। इरूला जनजाति मुख्यतः तमिलनाडु क्षेत्र में निवास करती है। याद रखना है तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में टोडा जनजाति भी पाई जाती है। टोडा जनजाति पाई जाती है तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में। तमिलनाडु में भी इरूला जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो यह स्थित है मध्य प्रदेश में। कान्हा किसली यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, कान्हा किसली मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर बात किया जाए मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क की, तो अभी भारत में सबसे नेशनल पार्क की संख्या है 106। पूरा नेशनल पार्क का संख्या है 106, और 106 में 11 नेशनल पार्क के साथ सबसे अधिक है मध्य प्रदेश में। पेंच, फॉसिल्स, सतपुड़ा, बांधवगढ़, पन्ना, कुन्नू, ये सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश का, तो दुधवा नेशनल पार्क यूपी में स्थित है। वही हिमाचल प्रदेश का बात किया जाए तो खीर गंगा और पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश का बात किया जाए तो पापी कोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश
प्रदेश में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 21, वेदांग की संख्या कितनी है? बात किया गया है वेदांग का, तो वेदांग 6 हैं। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, छंद और ज्योतिष ये सभी 6 वेदांग है। 6 वेदांग हैं, वेदांगों की संख्या 6 हैं। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, छंद और ज्योतिष। अगर बात किया जाए वेद का, वेद की संख्या 4 हैं। 4 वेद हैं, 6 वेदांग हैं एवं 18 पुराण हैं। पुराणों की संख्या 18, वेद की संख्या 4 और वेदांग की संख्या है 6। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद 4 वेद हैं। वही शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, कल्प, छंद, ज्योतिष 6 वेदांग हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर। अगर बात किया जाए आलमगीरपुर, तो यह हड़प्पा स्थल है जो उत्तर प्रदेश में है। आलमगीरपुर यह यूपी में स्थित है और यह सबसे पूर्वी जगह है। आलमगीरपुर यह सबसे पूर्वी जगह है। लोथल का बात किया जाए तो यह गुजरात में स्थित है। गोदीबाड़ा वाला प्रमुख स्थल है लोथल। कालीबंगा का बात किया जाए तो कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियाँ, जो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित है कालीबंगा, ना कि हरियाणा में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो गलत मिलान है। रोपड़ यह पंजाब में स्थित है। रोपड़ पंजाब में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में है। अगर बात किया जाए हरियाणा में, तो हरियाणा में याद रखना है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो स्थित है हरियाणा में, राखीगढ़ी यह हरियाणा में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी, गलत मिलान है। नेक्स्ट है उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो वह था पोरस। पोरस यानी कि पुरु। सिकंदर ने झेलम के तट पर वह भारतीय राजा जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर हराया था वो था पोरस। अगर बात किया जाए सिकंदर का, तो सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 बीसी में होता है और सिकंदर की मृत्यु 323 बीसी में हो जाता है। 323 बीसी में सिकंदर की मृत्यु होती है और भारत पर आक्रमण होता है 326 बीसी में, और भारतीय राजा पोरस ने हराया था। ऑप्शन हो जाएगा बी, झेलम नदी के तट पर। नेक्स्ट है शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति किस युग में हुई है? बात किया जाए शिवालिक हिमालय का, तो यह प्लायोसीन युग में निर्मित है। शिवालिक हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है और यह प्लायोसीन काल में इसका निर्माण होता है। प्लायोसीन काल में यह सबसे नवीन हिमालय है। सबसे नवीन हिमालय है शिवालिक हिमालय। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में गर्म महासागर धारा कौन सा है? गर्म महासागरीय धारा, तो यह हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक की जलधारा। उत्तरी अटलांटिक की जलधारा यह एक गर्म महासागरीय अटलांटिक की जलधारा है। लैब्राडोर, कनारी ये सभी ठंडी जलधारा है। लैब्राडोर और कनारी ये सभी ठंडी, वही उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा यह एक गर्म जलधारा है जो अटलांटिक महासागर में चलती है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कौन सा देश भू आबद्ध देश है, यानी कि लैंडलॉक्ड कंट्री इनमें से कौन है? अगर बात किया जाए लैंडलॉक्ड का, तो इनमें से लैंडलॉक्ड कंट्री अगर बात किया जाए इनमें से कौन भू आबद्ध देश है, तो इनमें से जर्मनी, बेलारूस, बेल्जियम और पोलैंड इनमें से हो जाएगा। बेलारूस का बात किया जाए तो यह एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। बेलारूस जिसकी राजधानी है मिन्स्क, यह लैंडलॉक्ड कंट्री है। अगर बात किया जाए जर्मनी का, तो जर्मनी उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सी से टच करता है। पोलैंड का बात किया जाए तो यह भी बाल्टिक सी को टच करता है और बेलारूस किसी भी सागर को टच नहीं करता है, अर्थात बेलारूस हो जाएगा एक भू आबद्ध देश। अगर बात किया जाए सबसे बड़ा भू आबद्ध देश, तो यह है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान यह सबसे बड़ा भू आबद्ध देश है। सबसे बड़ा भू आबद्ध देश है कजाकिस्तान, और बेलारूस यह भी एक यूरोपीय देश है जो भू आबद्ध है। तो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से बेलारूस भू आबद्ध है, यानी कि लैंडलॉक्ड है। नेक्स्ट है बोधगया के महाबोधि मंदिर की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह गुप्त काल में हुई थी। बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगर बात किया जाए महाबोधि मंदिर का, तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में, बिहार के गया जिला के अंतर्गत बोधगया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, अर्थात वहाँ पे महाबोधि मंदिर का निर्माण किया गया था गुप्त काल में। ऑप्शन हो जाएगा बी, गुप्त काल में। और अगर बात किया जाए महाबोधि मंदिर का, तो यह एक यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी सम्मिलित कर लिया गया है वर्ष 2002 में। वर्ष 2002 में इसे यूनेस्को हेरिटेज साइट का भी दर्जा दिया जा चुका है। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रकाशित पत्रिका स्वराज कथा का संपादन किसने किया था? बात किया जाए स्वदेशी आंदोलन का, तो वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन होता है और उसमें पत्रिका स्वराज कथा का संपादन किया गया था। स्वराज कथा का संपादन वाल मुकुंद वाजपेयी ने किया था। स्वराज
कथा का संपादन बाल मुकुंद वाजपेयी के द्वारा किया गया था। इसमें स्वदेशी आंदोलन से एक पत्रिका का नाम याद रखना है, संजीवनी पत्रिका। संजीवनी पत्रिका में ही सर्वप्रथम बहिष्कार का बात किया गया था और यह इसके संपादक थे पी मित्रा। पी मित्रा का पत्रिका संजीवनी में ही प्रथम बार विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का प्रावधान बतलाया गया था। और इसमें पूछा गया था स्वराज कथा। स्वराज कथा पत्रिका के संपादक थे बाल मुकुंद वाजपेयी। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है नकटी बांध पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिला में है? नकटी बांध पक्षी अभयारण्य यह बिहार के जमुई जिला में है। बिहार के जमुई जिला में है। अगर बात किया जाए नकटी पक्षी बांध अभयारण्य का तो इसे रामसर स्थल का भी दर्जा दिया जा चुका है। रामसर साइट्स का भी दर्जा दिया जा चुका है और इसी के साथ बिहार में रामसर साइट्स की संख्या 3 हो जाती है। बिहार में रामसर साइट्स की संख्या 3 हो जाती है। प्रथम है वह है कांवरतल झील जो बेगूसराय में स्थित है। कांवरतल झील जो बेगूसराय में स्थित है और यह 39वां रामसर साइट्स का दर्जा दिया जाता है। और बाद में 2 अन्य नागी नकटी, एक है नागी बर्ड सेंचुरी और नकटी बर्ड सेंचुरी, दो को रामसर साइट्स भी घोषित कर दिया जाता है। अर्थात बिहार में 3 रामसर साइट्स हो जाएंगे और यह बिहार के जमुई जिला में स्थित है। नकटी पक्षी बांध अभयारण्य यह जमुई जिला में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार निम्नलिखित में कौन सा है? भारत में का सबसे बड़ा शेयर बाजार निम्नलिखित में से कहाँ है? तो यह है मुंबई में। अगर बात किया जाए भारत का शेयर बाजार का तो भारत में 2 शेयर बाजार हैं, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसकी स्थापना 1875 में होती है एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसकी स्थापना वर्ष 1992 में होती है। दोनों मुंबई में स्थित है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, मुंबई में BSE और NSE। नेक्स्ट है योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? राष्ट्रीय योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? तो जैसे जैसे देश विकसित होगा, विकासशील है, अभी हमारा देश विकासशील है, जिस प्रकार से विकास करेगा तो कृषि का क्षेत्र घटेगा। तो यह कृषि का क्षेत्र घटा है। ऑप्शन हो जाएगा ए, कृषि। नेक्स्ट है भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन कौन है? औद्योगिक वित्त, तो औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जिसका स्थापना 1964 में होता है। यह भारत में औद्योगिक विश्व का शिखर संगठन है और इसका हेडक्वार्टर बात किया जाए तो मुंबई में हेडक्वार्टर है। IDBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में, 1964 में स्थापना हुआ है। अगर बात किया जाए RBI का तो RBI वर्ष 1935 में यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे RBI का गठन किया गया था एवं 1949 में इसका RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट है 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने किसका आधार बनाया था? 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अगर बात किया जाए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अंतर्गत भारत में 3 इस्पात संयंत्र खोले गए थे, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। भिलाई की बात किया जाए तो यह USSR के सहयोग से और राउरकेला जर्मनी के सहयोग से एवं दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय में औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अनुसार खोला गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने आधार बनाया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना को। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान यह झांसी में स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान यह वाराणसी नहीं बल्कि मोदीपुरम में स्थित है। मोदीपुरम में जो यूपी में स्थित है, मोदीपुरम में स्थित है भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म ब्यूरो यह मऊ में स्थित है एवं केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान यह मखदूम में स्थित है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान वाराणसी नहीं बल्कि मोदीपुरम यूपी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? सबसे कम बलुई मिट्टी में होती है। सबसे कम जल धारण क्षमता बलुई मिट्टी में होती है।
बलुई दोमट मिट्टी में सबसे कम जल धारण क्षमता होती है, वही चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक होती है। चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक और बलुई दोमट मिट्टी में सबसे कम होती है। नेक्स्ट है, वनस्पति का विकास निर्भर करता है किस पर? वनस्पति का विकास तापमान एवं नमी पर निर्भर करता है, तापमान एवं नमी पर। अगर बात किया जाए अर्थ पे, तो अर्थ में विषुवत रेखा के निकट वनस्पति का विविधता सबसे अधिक पाया जाता है, अर्थात जैव विविधता सबसे अधिक जो पाया जाएगा वो है विषुवत रेखीय क्षेत्रों में। विषुवत रेखीय क्षेत्र से ध्रुव की ओर जाने पर जैव विविधता कमते जाता है, क्योंकि विषुवत रेखीय क्षेत्र पे तापमान अधिक होने के कारण वर्षा भी अधिक होती है। यानी कि तापमान एवं नमी पर निर्भर करता है वनस्पति का विकास। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अव्यवस्थित है कहाँ? मीठे पानी का कल्पसर परियोजना यह गुजरात में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा ए, गुजरात में। नेक्स्ट है, भारत में यात्री यातायात में सड़क यातायात का हिस्सा लगभग कितना है? तो लगभग है 87%। सड़क यातायात का हिस्सा लगभग 87% है, अर्थात सबसे अधिक यातायात सड़कों के द्वारा ही होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी, 87%। नेक्स्ट है, वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट संसद के दोनों सदनों के समक्ष पहुँचाया जाता है किसके द्वारा? अगर बात किया जाए अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है। हमारे संविधान में बजट शब्द का कोई भी उल्लेख नहीं है। बजट के स्थान पे वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द देखने को मिलता है, और वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष पहुंचाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा ए, राष्ट्रपति के द्वारा पहुंचाया जाता है संसद के दोनों सदनों के समक्ष बजट। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है किसका? तो आर्थिक आयोजन एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का अनिवार्य अभिलक्षण है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का। ऑप्शन हो जाएगा सी, समाजवादी अर्थव्यवस्था का। नेक्स्ट है, मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है? अगर बात किया जाए मुक्त व्यापार यानी कि फ्री ट्रेड का, तो फ्री ट्रेड उसे कहेंगे जिस पे न ही आयात और न ही निर्यात पर कोई प्रतिबंध हो। तो आयात निर्यात पर प्रतिबंध नहीं होता है तो उसे फ्री ट्रेड कहा जाएगा। फ्री ट्रेड यानी कि कर मुक्त क्षेत्र। मुक्त व्यापार कहा जाएगा जब आयात एवं निर्यात पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता हो। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई? तो यह है 91 CA। 51वां संविधान संशोधन के तहत केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होंगे, यह विवरण दिया गया 51वां संविधान संशोधन के तहत 91 CA। अगर बात किया जाए 52वां संविधान संशोधन का, तो हमारे 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, 52वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? बात किया जाए अगर भारत में अल्पसंख्यकों का विशेष प्रावधान का, तो यह भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, और उसी के अंतर्गत अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के विशेष प्रावधान किया गया है। अल्पसंख्यकों का विशेष प्रावधान अनुच्छेद 29 के अनुसार उनके हितों का संरक्षण और 30 के अनुसार शिक्षा का संरक्षण। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 के अनुसार और अल्पसंख्यकों के शिक्षा का संरक्षण किया गया है अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। तो यह भाग 3 में है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि NCR के प्रशासक को कहा जाता है उपराज्यपाल। ऑप्शन हो जाएगा सी, उपराज्यपाल। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है कितने माह के अंदर? तो 1 माह के अंदर। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष 1 माह के अंदर रखा जाना आवश्यक होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? अगर बात किया जाए संविधान की 8वीं अनुसूची का, तो संविधान का 8वां अनुसूची भाषा से संबंधित है, जिसमें मूल संविधान में 14 भाषा का उल्लेख किया गया था। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। इसके लिए 3 बार संशोधन हुआ है। 21वां संविधान संशोधन के तहत 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन के तहत 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा 3 भाषा को जोड़ा गया। और वही 52वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली
4 भाषाओं को जोड़ा गया, अर्थात 4 3 7 1 8 यानी कि 14 के बाद 8 भाषा बाद में जोड़ा गया है, यानी कि वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची में थे। मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची में थे। अब इनकी संख्या कितनी हो गई है? तो वर्तमान में राज्य सूची में विषयों की संख्या है 61। राज्य सूची में 61 विषय, मूल संविधान में 66 था, अभी राज्य सूची में 66 से घटाकर 61 कर दिया गया है। अगर बात किया जाए संघ सूची में, तो मूल संविधान में 97 विषय संघ सूची के पास था, अभी वर्तमान में 100 विषय संघ सूची के पास है। अगर बात किया जाए समवर्ती सूची का, तो समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है और मूल संविधान में 47 विषय थे, अभी वर्तमान में 52 विषय समवर्ती सूची के पास है। यानी कि राज्य सूची के पास 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। संघ सूची के पास 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं, एवं समवर्ती सूची के पास 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय समवर्ती सूची के पास है। तो ऑप्शन हो जाएगा 61। राज्य सूची में विषयों की संख्या थी 66, अभी वर्तमान में है 61। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 2 उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? बात किया जाए अगर उप प्रधानमंत्री का, तो हमारे संविधान में कभी कहीं भी उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं हुआ है, उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री के सहयोग के लिए उप प्रधानमंत्री का भी नियुक्ति कई बार किया जा चुका है। और मोरारजी देसाई का बात किया जाए तो मोरारजी देसाई के समय में 2 उप प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी। मोरारजी देसाई के संबंध में 2 उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अगर बात किया जाए मुख्यमंत्री का, तो इसका मुख्यमंत्री का नियुक्ति अनुच्छेद 163 के अनुसार होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी, अनुच्छेद 163 मुख्यमंत्री का नियुक्ति का प्रावधान करता है। वही अगर बात किया जाए 153 के अनुसार, तो अनुच्छेद 153 में गवर्नर का यानी कि राज्यपाल का नियुक्ति का प्रावधान है। 153 के अनुसार राज्य का एक राज्यपाल होगा। वही अगर बात किया जाए अनुच्छेद 161 का, तो अनुच्छेद 161 में राज्यपाल के क्षमादान का शक्ति का प्रावधान है। अगर बात किया जाए अनुच्छेद 165 का, तो अनुच्छेद 165 के अनुसार एक राज्य के महाधिवक्ता होंगे। महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 165 में। 163 के अनुसार सीएम होंगे, गवर्नर होंगे। 153 के अनुसार गवर्नर का क्षमादान का शक्ति 161 के अनुसार, और महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 के अनुसार। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 50। निम्नलिखित युग में कौन सा युग में संविधान की अनुसूची या विषय सही सुमेलित नहीं है? 9वीं अनुसूची का बात किया जाए तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन से नहीं, बल्कि 9वीं अनुसूची भूमि उन्मूलन से संबंधित है और यह प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अगर बात किया जाए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन का, तो यह 4th शेड्यूल में है। 4th शेड्यूल में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 3री अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप से है। 8वीं अनुसूची भाषा से है। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता से है और यह 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची को। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हो जाएगा उत्तर हमारा। यह गलत मिलान किया गया है। 9वीं अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन नहीं, बल्कि 9वीं अनुसूची में भूमि उन्मूलन से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? अगर बात किया जाए कार्यपालिका का, तो अनुच्छेद 52 से 78 तक कार्यपालिका का वर्णन है भाग 5 में। भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद भाग 5 52 से 151 तक है, 52 से 151 तक, और भाग 5 में 52 से 78 तक कार्यपालिका का वर्णन है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, भाग 5 में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों का वर्णन भाग 5 के अंतर्गत है। और कार्यपालिका का बात किया जाए तो 52 से 78 तक है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई भी विशेषता नहीं ली गई है? भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई भी विशेषता नहीं ली गई है? तो यह है चीन से। चीन से कोई भी विशेषता भारत के संविधान में नहीं लिया गया है। अगर बात किया जाए अमेरिका का, अगर बात किया जाए यूएसए का यानी कि अमेरिका का, तो प्रस्तावना के शब्द, जो हमारा प्रस्तावना का संबंध शब्द हम भारत के लोग से होता है, वह अमेरिका से लिया गया है। यानी कि प्रस्तावना के शब्द मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका,
न्यायिक पूर्णावलोकन, जिसे हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रक्रिया, जिसे हम महाभियोग कहते हैं, जनहित याचिका, ये सभी अमेरिका से लिया गया है। वही अगर बात किया जाए ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन का हम उपनिवेश थे और ब्रिटेन से बहुत सी चीज़ें ली गई है, जैसे विधि का शासन, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका एवं संसदीय विशेषाधिकार, ये सभी ब्रिटेन से लिया गया है। चीन से कोई भी वर्ड नहीं लिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा सी, चीन से। अगर वही बात किया जाए फ्रांस से, तो फ्रांस से हम गणतंत्रात्मक व्यवस्था एवं अपने प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व जो लिया गया है वो फ्रांस से लिया गया है। अगर बात किया जाए फ्रांस से, तो फ्रांस में ही 14 जुलाई 1789 को लुई 16वें के समय में फ्रांस में क्रांति होती है और उस क्रांति का नारा ही होता है स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व जो हमारे प्रस्तावना में लिए गए हैं, अर्थात ब्रिटेन से भी लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है, अमेरिका से, दक्षिण अफ्रीका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, आयरलैंड से, रूस, जर्मनी एवं जापान से हमारा संविधान लिया गया है। कुछ न कुछ, चीन से कुछ भी नहीं लिया गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है। तत्वों का परमाणु गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है, तो यह आधुनिक आवधिक नियम, ऑप्शन हो जाएगा बी, आधुनिक आवधिक नियम, जो मोस्ले के द्वारा दिया गया था। मोस्ले का पीरियोडिक टेबल बेस्ड है परमाणु संख्या पर, मोस्ले का परमाणु संख्या पर बेस्ड है। वही मेंडलीफ का बात किया जाए, डी.आई. मेंडलीफ का, तो इनका बेस्ड है परमाणु भार पर। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 54। कौन सी घटना द्वारा पौधे केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप में उगाया जा सकता है? कौन सी घटना द्वारा पौधे केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप में उगाया जा सकता है? तो यह हो जाएगा उत्तक संवर्धन विधि द्वारा, स्टेम सेल के द्वारा, उत्तक संवर्धन विधि के द्वारा पौधा केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप से उगाया जा सकता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, वह वस्तु जिनका गंध एसिडिक और बेसिक माध्यम में बदलता हो, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? तो वो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर कहलाते हैं, यानी कि ओल्फैक्टरी संकेतक कहलाएगा। वे वस्तु जिनका गंध एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में चेंज हो जाता है, अर्थात बदलता हो, तो वो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर कहलाता है, ओल्फैक्टरी संकेतक। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 56। एल्यूमिनियम धातु निम्नलिखित में किस विधि द्वारा निष्कर्षित होता है? तो इसे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा निष्कर्षण किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, कौन सी नोबल गैस नहीं है? कौन सा नोबल गैस नहीं है? तो इनमें से हो जाएगा क्लोरीन यह नोबल गैस नहीं है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये सभी नोबेल गैस हैं, यानी कि क्लोरीन जो है नोबेल नहीं हो जाएगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी अक्रिय गैस हैं, यानी कि नोबेल गैस हैं। अगर बात किया जाए हीलियम को छोड़कर बाकी सभी ऑक्टेट पूरा करते हैं, वही हीलियम अपना ड्यूप्लेट पूरा कर नोबेल गैस बनाता है। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा क्लोरीन, यह एक नोबेल गैस नहीं है। नेक्स्ट है, अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया द्वारा बनते हैं। पैरामीशियम, अमीबा और बैक्टीरिया किसके द्वारा बनते हैं? तो यह बनता है बाइनरी विखंडन, बडिंग या बहुविखंडन के द्वारा। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सभी के द्वारा बनते हैं। बाइनरी विखंडन हो सकता है या बडिंग हो सकता है या बहुविखंडन हो सकता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन युग्म की एक ही एसआई इकाइयाँ हैं? एसआई यूनिट सेम होगा। तो विस्थापन एवं दूरी बात किया जाए तो विस्थापन का मीटर, दूरी का भी मीटर होता है। गति का और वेग का, यानी कि दोनों का मीटर पर सेकंड होगा। कार्य ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल ही होता है। और बल और दबाव का, तो बल का न्यूटन हो जाएगा और दबाव का, प्रेशर का फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम पास्कल कहते हैं। तो इसमें लगा लेना है
किस युग्म की एक ही ऐसा इकाई नहीं है। इसमें अगर नहीं कर लीजिएगा तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा और ऑप्शन हो जाएगा डी। बल और दबाव दोनों का ऐसा यूनिट सेम नहीं है, बल्कि ये सभी का ऐसा यूनिट सेम है। विस्थापन दूरी का मीटर, गति वेग का मीटर पर सेकेंड, कार्य ऊर्जा का जूल, एवं बल दबाव का दोनों का ऐसा यूनिट डिफरेंट हो जाएगा। बल का बात किया जाए तो F इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सलरेशन, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम न्यूटन भी कहते हैं। वही दबाव का बात किया जाए तो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि यह कहलाता है पास्कल, यानी कि ये दोनों का ऐसा यूनिट सेम है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कर लेना है नहीं, और ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं। नाभिक में प्रोटॉन की संख्या है 10 और न्यूट्रॉन की संख्या है 17। इनका बतलाना है द्रव्यमान संख्या क्या होगा। तो मास नंबर इक्वल टू होता है मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू होता है मास नंबर, यानी कि 10 प्लस 17 यानी कि 27। इसका द्रव्यमान संख्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। द्रव्यमान संख्या में हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दिया जाता है। हालांकि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होता है। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा, अर्थात परमाणु विद्युत रूप से विद्युतः उदासीन होते हैं। क्वेश्चन बोला जाता है परमाणु विद्युतः रूप से क्या होते हैं, तो परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, अर्थात नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे। लेकिन अगर हम द्रव्यमान संख्या को ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं बल्कि नंबर ऑफ प्रोटॉन को ऐड किया जाता है, यानी कि मास नंबर इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए 27 हो जाएगा। प्रोटॉन 10 है, न्यूट्रॉन 17 हैं, तो मास नंबर हो जाएगा 27। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हवा का सामना करती है। गति करती हुई कार विपरीत दिशा से आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो यह ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन से आ रहा है, तो यह हो जाएगा ऋणात्मक। ऑप्शन हो जाएगा सी, ऋणात्मक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 62। वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन होता है कहाँ। वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन स्टोमेटा के द्वारा होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी, स्टोमेटा के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है विभवांतर भी और विद्युत धारा आई के बीच संबंध की खोज किसने की थी, तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, और यह खोजा गया था जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा, और इसलिए इसे ओम्स लॉ कहा गया। भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, और जो कांस्टेंट होगा वो कहलाएगा रेजिस्टेंस, यानी कि भी इक्वल टू आई इंटू आर। भी इक्वल टू आई इंटू आर होता है, यानी कि यह इसके बीच रिलेशन V और I के बीच, यानी कि वोल्टेज और विद्युत धारा करंट के बीच जो रिलेशन दिया गया था ओम के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी, ओम। भी इक्वल टू होता है IR, और वैसे वस्तु जो ओम्स के लॉ को फॉलो करते हैं, यानी कि V इक्वल टू IR को फॉलो करेंगे, वो ओहमिक कंडक्टर कहलाएंगे। ओहमिक कंडक्टर कहलाएंगे। वही जो नहीं फॉलो करेंगे नॉन ओहमिक, जैसे कार्बन जो है यह एक नॉन ओहमिक कंडक्टर है। नॉन ओहमिक कंडक्टर हो जाएगा कार्बन, और यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी, ओम कहलाएगा भी और आई के बीच रिलेशन। V इक्वल टू IR। अगर बात किया जाए रेसिस्टेंस का, तो R इक्वल टू फार्मूला याद रखना है रो इंटू एल बटा ए। रो इंटू एल बटा ए, और ये रो कहलाता है हमारा रेसिस्टिविटी। नेक्स्ट है कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं का बना होता है। मृत कोशिका का बना होता है जाइलम। ऑप्शन हो जाएगा बी, जाइलम मृत कोशिकाओं का बना होता है। नेक्स्ट है ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है। ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो ऑक्जेलिक एसिड मेनली रूप से टमाटर में पाया जाता है। टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है। इमली में बात किया जाए तो इमली में टारटेरिक एसिड पाया जाता है। टारटेरिक एसिड इमली में। खट्टा दूध का बात किया जाए तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड खट्टा दूध में। चींटी के डंक में बात किया जाए तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में पाया जाता है। टारटेरिक अम्ल इमली में। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है मांसपेशी को और अस्थि को जोड़ता है क्या। मांसपेशी यानी कि मसल्स। मसल्स और बोन को कौन जोड़ता है, तो याद रखना है MBT। नाम याद किए होंगे हिस्ट्री में मोहम्मद बिन तुगलक का, तो याद रखना है MBT, यानी कि मसल्स और बोन को ऐड करेगा कौन, तो यह हो जाता है टेंडन। टेंडन। और याद रखना है BBL, अगर बोन को बोन्स से जोड़ने का कार्य करता है लिगामेंट्स। बोन टू बोन जोड़ता है लिगामेंट्स, और मसल्स टू बोन जोड़ता है टेंडन। ऑप्शन हो जाएगा सी, टेंडन। यहाँ हिंदी नाम भी याद रखना है। लिगामेंट्स का मतलब होता है स्नायु। लिगामेंट्स का मतलब होता है स्नायु, और T4 होता है टेंडन। टेंडन का मतलब होता है कांड्रा।
हिंदी का भी दे दिया जाएगा, तो दोनों नाम याद रखना है, हिंदी और इंग्लिश। MBT और BBL बोन्स टू बोन्स एड कनेक्टिंग टिश्यू है लिगामेंट, और मसल्स और बोन के बीच कनेक्टिंग टिश्यू होता है वो होता है टेंडन्स। नेक्स्ट है उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के किस पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल का बात किया जाए तो यह तरल का घनत्व पर डिपेंड करता है। जिसका घनत्व अधिक होगा वो डूब जाएगा, जिसका घनत्व कम होगा वो उस वस्तु में तैरेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, घनत्व पर निर्भर करता है। अगर बात किया जाए उत्प्लावन बल का, तो यह उत्प्लावन बल का कंसेप्ट दिया गया था आर्किमिडीज के द्वारा। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल दिया गया था उत्प्लावन से संबंधित। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, कौन सा संवहनी तंत्र के बारे में सच नहीं है। संवहनी तंत्र के बारे में रक्त सफ़ेद या लाल संवहनी संयोजक है, तो यह बिल्कुल गलत है। रक्त सफ़ेद या लाल संवहनी संयोजक नहीं, बल्कि यह रक्त सफ़ेद या लाल संवहनी ऊतक है, यह बिल्कुल सही है। लाल होता है, सफ़ेद भी होता है, वाइट ब्लड सेल। संवहनी तंत्र शरीर का वजन लगभग 7 से 8% बनाता है। संवहनी तंत्र शरीर का लगभग 7 से 8% बना होता है, यह भी सही है। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है, यह बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं, बल्कि 4 से 6 लीटर पाया जाता है वयस्क व्यक्ति में रक्त। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो सही नहीं है। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 4 से 6 लीटर रक्त होता है। मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है, यह भी गलत है। मानव 20 से 120 दिन होता है, तो सी और डी दोनों गलत है। ऐसे सी और डी दोनों लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होगी, यानी कि पॉजिटिव होगा कौन सा। तो इनमें से गतिज ऊर्जा का बात किया जाए तो गतिज ऊर्जा होता है हाफ mv², हाफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, और यह हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि किसी भी वस्तु का मास हमेशा पॉजिटिव होगा, और वेलोसिटी का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो भी हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा, यानी कि गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होगी। स्थितिज ऊर्जा का बात किया जाए तो स्थितिज ऊर्जा mgh के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पे मास तो पॉजिटिव होगा, g और h नेगेटिव भी हो सकते हैं, अर्थात यह नेगेटिव हो सकता है। गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा यह भी नेगेटिव हो सकता है, स्थितिज ऊर्जा भी नेगेटिव हो सकता है, गतिज ऊर्जा हमेशा पॉजिटिव होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है अंडों को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा लिया जाता है, तो बीज वाहिका के द्वारा ले जाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 21, इन जीवों में से आप इसे किस जगत में रखेंगे जो बिना कोशिकीय भित्ति के बहुकोशिकीय यूकेरिप्टिस है, तो यह है एनीमिलिया बिना कोशिका भित्ति के बहुकोशिकीय यूक्रिपोटस है, तो यह हो जाएगा एनीमिलिया। नेक्स्ट है गुर्दा की संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है। गुर्दा की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। नेफ्रॉन गुर्दा के कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है गति के समीकरण के संबंध में कौन सा गलत है। अगर बात किया जाए गति का समीकरण का, तो 3 समीकरण दिया गया, s = ut + ½ at², v² = u² + 2as, v² = u² + 2s, यह भी सही है। v = u + at, यह भी सही है। v² - u² = 2s, यह सही है। यह गलत हो जाएगा। 2s = u² - v², यह गलत हो जाएगा। v² - u² बराबर होगा 2s, तो ये ऑप्शन नंबर 1 गलत है, यह गलत है। v² - u² बराबर होगा 2², जो बी है वो सही है, ना कि ए। नेक्स्ट है पैराऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, पैन जिसे कहा जाता है, यह मुख्यतः क्या है, तो पैन एक मुख्य प्रकार का वायु प्रदूषक है। पैराऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट यह मुख्य है वायु प्रदूषक का एक टाइप्स। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। क्योटो उपसंधि क्योटो प्रोटोकॉल वर्ष 2005 में लागू हुई थी, यह बिल्कुल सही है। क्योटो प्रोटोकॉल वर्ष 2005 में लागू हुआ था। क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबंध है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 2 और 3 गलत है, बल्कि 1 सही है। क्योटो प्रोटोकॉल वर्ष 2005 में लागू हुआ था, तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा केवल 1 जो है वो सही है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है किसका। नाइट्रोजन का बात किया जाए तो कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का बात किया जाए तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, ना कि नाइट्रोजन का। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, कार्बोहाइड्रेट। आरएनए और डीएनए में नाइट्रोजीनियस बेस पाए जाते हैं।
आरएनए और डीएनए में ही नाइट्रोजीनियस बेस पाया जाता है। जो बेस 4 प्रकार के एडानिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल पाए जाते हैं वे नाइट्रोजीनियस बेस हैं, यानी कि उनमें भी नाइट्रोजन पाया जाता है। क्लोरोफिल में भी नाइट्रोजन पाया जाता है, क्योंकि उसके फॉर्मूला को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। क्लोरोफिल में भी नाइट्रोजन होता है। और कार्बोहाइड्रेट का देखें अगर तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है 1:1 का रेशियो का, 1:1 के रेशियो में होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट में कोई भी नाइट्रोजन नहीं पाया जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 27। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ जिन्हें यह वीडियो का आवश्यकता हो उनके साथ पहुंचाने का कार्य आप करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 27। निम्नलिखित नाटकों में से किसे शूद्रक ने लिखा है? बात किया जाए अगर शूद्रक का तो इनमें से मृच्छकटिकम के लेखक हैं शूद्रक। मृच्छकटिकम लिखा गया है शूद्रक के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा ए। रत्नावली का बात किया जाए तो रत्नावली नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है। नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है रत्नावली। मृच्छकटिकम लेखक है शूद्रक। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 28। निम्नलिखित में से युद्ध कला के किस स्वरूप का पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रदर्शन किया जाता है? युद्ध कला के किस स्वरूप का पंजाब और वेस्ट बंगाल में प्रदर्शन किया जाता है? तो यह है लाठी। लाठी, गतका, ये सभी पंजाब में और बंगाल राज्य में किया जाता है। लाठी, गतका। अगर बात किया जाए कलियारपट्टू तो यह होता है केरला में। केरला का मार्शल आर्ट कलियारपट्टू कहलाता है। थांगटा का बात किया जाए, थांगटा तो यह है मणिपुर का है थांगटा। मर्दानी खेल का बात किया जाए तो यह हो जाएगा महाराष्ट्र का हो जाएगा मर्दानी खेल। लाठी हो जाएगा, लाठी, गतका हो जाएगा पंजाब और वेस्ट बंगाल का। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन शैली कौन सा है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन शैली है ध्रुपद शैली। ऑप्शन हो जाएगा सी, ध्रुपद शैली। नेक्स्ट है चीन का अंतिम राजवंश जिसने 1644 ईस्वी से कब तक राज किया? तो किंग राजवंश था। किंग राजवंश चीन का अंतिम राजवंश था जो 1644 ईस्वी से 1912 ईस्वी तक राज किया। 1912 ईस्वी तक वो था किंग राजवंश। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 81। निम्नलिखित में किसने वर्ष 1917 में रूसी जनता को द अप्रैल थीसिस प्रस्तुत किया था? बात किया जाए अगर रूस का तो वर्ष 1917 में रूस की क्रांति होती है। वर्ष 1917 में ही रूस की क्रांति होती है और द अप्रैल थीसिस जो लिखा गया वो लिखा गया था लेनिन के द्वारा। द अप्रैल थीसिस लेखक हैं लेनिन। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है के तहत तुर्क साम्राज्य ने कॉन्स्टेंटिनोपोल पर कब्जा किया था? तो किसके तहत यह किया गया था? मोहम्मद द्वितीय के द्वारा। मोहम्मद द्वितीय के तहत तुर्क साम्राज्य ने कॉन्स्टेंटिनोपोल पर कब्जा किया था। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। कौन सा आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है? इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस है? तो वैसे डिवाइस जिससे हम आउटपुट प्राप्त करते हैं वो आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। इसमें से अगर देखा जाए माउस को तो माउस के द्वारा हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो माउस एक प्रकार का इनपुट डिवाइस हो जाएगा। स्कैनर का बात किया जाए तो स्कैन करके हम इनपुट देते हैं तो यह भी एक इनपुट हो जाएगा। माइक्रोफोन का बात किया जाए तो कुछ साउंड के रूप में हम माइक्रोफोन के द्वारा इनपुट दिया जाता है। वही अगर बात किया जाए प्रिंटर का तो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करने के लिए हम प्रिंटर का यूज करते हैं तो यह एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है उन्नत तकनीकें जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए थी? तो यह है 5वीं पीढ़ी के लिए। एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग मुख्य रूप से 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जा रहा है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी, यह कहाँ स्थित है? यह है मुंबई में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च 1945 में स्थापित है और इसका हेडक्वार्टर है वो है मुंबई। ऑप्शन हो जाएगा ए। सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास है सिम्बेक्स। और सिम्बेक्स किसके बीच होता है? तो भारत और सिंगापुर के बीच। SIM से हो जाएगा सिंगापुर और B4 हो जाएगा भारत। एक्सरसाइज सिंगापुर और भारत के बीच युद्ध अभ्यास होता है सिम्बेक्स। अगर बात किया जाए थाईलैंड के बीच तो अयुत्या और श्याम। थाईलैंड का पुराना नाम था श्याम था पुराना नाम। तो और भारत और थाईलैंड के बीच युद्ध अभ्यास होता है श्याम और अयुत्या। श्याम और अयुत्या युद्ध अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच होता है। अगर बात किया जाए भारत और अमेरिका के बीच तो युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच होता है। अगर देखें भारत और श्रीलंका के बीच तो मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच युद्ध अभ्यास होता है। नेक्स्ट है सुमिलित करना है। 18 अप्रैल का बात किया जाए तो 18 अप्रैल को हम प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। 22 मई को बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 29 जुलाई का अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं एवं 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसके अनुसार ऑप्शन हो जाएगा 2, 4, 3,
18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस एवं 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, यानी कि 2, 4, 1 और 3, 2, 4, 1, 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा 2, 4, 1, 3, नंबर है सी में 2, 4, 1, 3, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अगर बात किया जाए आईएसए इंटरनेशनल सोलर एलियंस, जिसका स्थापना पेरिस की सहयोग से COP 15 में 2015 में किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना। और इसका मुख्यालय का बात किया जाए तो भारत में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय भारत में है और वो है आईएसए, जिसका भारत के अंतर्गत गुरुग्राम में आईएसए का मुख्यालय है। ऑप्शन हो जाएगा ए, भारत में आईएसए। अगर बात किया जाए आईएसए का तो इसका अभी वर्तमान में नेपाल 101वां अस्थायी देश बना है। नेपाल बना है 101वां अस्थायी देश। हेड का बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के हेड हैं अजय कुमार माथुर। अजय कुमार माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेड बनाया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भाषा कौन सी है। बात किया जाए अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का तो इसका हेडक्वार्टर द हेग में स्थित है और इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है और इसका भाषा है फ्रेंच और इंग्लिश। फ्रेंच और इंग्लिश, ऑप्शन हो जाएगा सी, फ्रेंच एंड इंग्लिश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भाषा है। द हेग में हेडक्वार्टर है, द हेग में। नेक्स्ट है FTX। FTX क्रिप्टो कप किस खेल के आयोजन से संबंधित है। तो यह है तीरंदाजी से। ऑप्शन हो जाएगा FTX क्रिप्टो कप किस खेल से आयोजन है। तो यह हो जाएगा शतरंज से। नेक्स्ट है लिम्बारामा का संबंध किससे है। लिम्बारामा का बात किया जाए तो लिम्बारामा ये तीरंदाजी से है। ऑप्शन हो जाएगा बी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की स्थापना कब हुई थी। तो वर्ष 1928 में। BCCI का स्थापना वर्ष 1928 में होता है और इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष है रोजर बिन्नी। BCCI का अध्यक्ष हैं, वर्ष 1928 में स्थापना होता है, अध्यक्ष वर्तमान में है रोजर बिन्नी। नेक्स्ट है पुरस्कार। भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा वर्ष 1961 में स्थापित किया गया। तो इनमें से अर्जुन पुरस्कार 1961 में खेल मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था और अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है 1961 से। अगर बात किया जाए व्यास सम्मान का तो 1991 से व्यास सम्मान दिया जाता है। 1991 से संगीत के क्षेत्र में व्यास सम्मान KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है व्यास सम्मान। बात किया जाए मूर्ति देवी पुरस्कार का तो यह 1983 से दिया जाता है मूर्ति देवी पुरस्कार। वही अगर तानसेन का बात किया जाए तो 1980 से हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में तानसेन अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है लोमस ऋषि। लोमस ऋषि गुफाएं किस पहाड़ी पर स्थित है। तो यह बिहार के अंतर्गत गया जिला के अंतर्गत बराबर पहाड़ी पर स्थित है लोमस ऋषि की गुफाएं। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है जापान की संसद को क्या कहा जाता है। जापान की संसद डाइट कहलाती है। वही डेनमार्क की संसद फॉल्केटिंग कहलाती है। डेनमार्क की संसद फॉल्केटिंग, जापान की संसद डाइट कहलाती है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सेंट पीटर स्क्वायर कहाँ स्थित है। सेंट पीटर स्क्वायर यह वेटिकन सिटी में स्थित है। वेटिकन सिटी में स्थित है सेंट पीटर स्क्वायर। ऑप्शन हो जाएगा डी, वेटिकन सिटी। सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी में स्थित है सेंट पीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। बात किया जाए अगर साबरमती का तो साबरमती का प्रमुख सहायक नदी हो जाएगा बाकल, हरनौ, मेसवा एवं खारी। बाकल, हरौ, बातक, मेसवा एवं खारी। तो इसका यह सही उत्तर हो जाएगा, यह सही है। पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो साबरमती का बातक, बाकल, हरनौ, बाकल, हरनौ, मेसवा, खारी इत्यादि सहायक नदी है। कृष्णा का बात किया जाए तो प्रबरा, यह कृष्णा का नहीं बल्कि प्रबरा जो सहायक नदी है वो है गोदावरी का सहायक नदी हो जाएगा प्रबरा। तो इसका मिलान गलत है। ऑप्शन हो जाएगा बी हमारा आंसर हो जाएगा। कृष्णा का अगर सहायक नदी देखें तो घाट प्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, कोयना ये सभी कृष्णा का सहायक नदी है। ध्यान से सुनना है। घाट प्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, कोयना, पंचगंगा और दूधगंगा। 2 गंगा और 2 प्रभा याद रखना है। घाट प्रभा, मालप्रभा एवं पंचगंगा, दूधगंगा कृष्णा की सहायक नदी है। गोदावरी का बात किया जाए तो प्रबरा यह गोदावरी का सहायक नदी है। प्रबरा गोदावरी का नदी है। बात किया जाए गोदावरी का अन्य सहायक नदी का तो पूर्णा, सबरी, प्राणहिता, सबरी, इंद्रावती, मंजीरा, पेनगंगा और बेनगंगा।
पेनगंगा बेनगंगा गोदावरी का सहायक नदी है। बात किया जाए अगर कावेरी का, तो कावेरी का प्रमुख सहायक नदी हेमावती, 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 अर्कावती, हेमावती, अर्कावती, हेमावती, अर्कावती, भवानी, हरंगी, ये सभी कावेरी का सहायक नदी है। याद रखना है साबरमती, साबरमती का प्रमुख हो जाएगा बत्रक, बाकल, मेसवा, खारी, कृष्णा का प्रमुख सहायक नदी हो जाएगा घाट प्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, भीमा, तुंगभद्रा, मूर्शी, कोयना। गोदावरी का प्रमुख सहायक नदी हो जाएगा, गोदावरी का प्रमुख सहायक नदी हो जाएगा सबरी, प्रवरा, पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, पेनगंगा, बेनगंगा और बरधा। कावेरी का बात किया जाए तो कावेरी का हेमावती, अर्कावती, भवानी और हरंगी प्रमुख सहायक नदी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित पठारों में से किसे अंतः पर्वतीय पठार माना जाता है? तो तिब्बतियन पठार को अंतः पर्वतीय पठार माना जाता है। तिब्बतियन पठार को ऑप्शन हो जाएगा ए। किस भारतीय खगोल शास्त्री को पॉलिश तथा रोमन सिद्धांतों के व्याख्या के कारण उन्हें सर्व सिद्धांत गुरु कहा गया? सर्व सिद्धांत गुरु कहा गया था बराहमिहिर को, बराहमिहिर को। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है लास्ट और इसी के साथ हमारा वीडियो होगा समाप्त। पृथ्वी की सतह से ऊपर भूमि स्थित उपग्रह की भूमध्य रेखीय परिधि में ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो यह होता है लगभग 36,000 किलोमीटर, लगभग 36,000 किलोमीटर। ऑप्शन हो जाएगा बी। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट में आपको करके बतलाना है तथा अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर करना है और चैनल को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना है। चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त।